अस्सलाम वालेकुम। आज का हमारा टॉपिक है पुलिस जनता का संबंध रिलेशन क्या होता है। तो हमें उसमें बताएंगे कि अपने नागरिक अधिकारों के बारे में जानने का मौका मिलेगा एडवोकेट इदरिस मोहम्मद भाई से। तो इदरिस भाई बेसिकली एक युवा वकील हैं और वो मानवाधिकार सुरक्षा और भारतीय विधि में और उसके संरक्षण पर विशेष एक्सपर्ट है। और वो न्यायालय में वकील के तौर पे काम कर रहे हैं। तो थैंक यू इदरिस भाई। इसी के साथ मैं आपको हैंड ओवर कर रहा हूँ नेक्स्ट फॉर लाइक अराउंड 1 आवर, और होपफुली आप क्वेश्चंस भी लेंगे। एंड थैंक यू वंस अगेन। बहुत शुक्रिया। सभी को सलाम। जो कि जैसे कि आज हमें विषय दिया गया है पुलिस और जनता के बीच जो संबंध और इदरिस भाई एक बार आप अनम्यूट करिए, मैंने सबको म्यूट कर दिया एक बार क्योंकि बैकग्राउंड नॉइज आ रहा था। नाउ इट इज फाइन। आई स्टार्ट विथ। देखिए हम एक डेमोक्रेसी में रहते हैं और डेमोक्रेसी में रहने के साथ एक राइट और ड्यूटी का बैलेंस होता है। हमारे कुछ राइट्स होते हैं, कुछ हमारे हुकूक होते हैं और कुछ हमारी ड्यूटी होती है, कुछ हमारे कर्तव्य होते हैं। उसी के साथ जब हम एक सोसाइटी में रहते हैं तो एक सोसाइटी का एक बहुत इंपॉर्टेंट एस्पेक्ट होता है लॉ एंड ऑर्डर, यानी कि समाज में जो कानून की व्यवस्था है वो बनी रहनी बहुत जरूरी है। और इस कानून व्यवस्था को बनाए रखने का जो जिम्मा है वो पुलिस को दिया गया है। तो पुलिस को अगर हम यूं देखें तो जो अभी मॉडर्न पुलिस जिसको हम देखते हैं इसका गठन तकरीबन 1860 में हुआ था। ऐतिहासिक तौर पे आज से तकरीबन 160 साल पहले जो मॉडर्न पुलिस है इसका गठन हुआ था और 1861 में पुलिस एक्ट, पुलिस अधिनियम बनाया गया था। पुलिस एक्ट बेसिकली जितना भी 1860 के पहले की अलग अलग पुलिस की व्यवस्थाएं थी उनको उन्होंने एक साथ करके एक मॉडर्न पुलिस का इजाद किया था। और आपको ये जान के शायद हैरानी हो सकती है, ये 1861 का कानून आज तक चल रहा है। पुलिस का जो जितना भी रेगुलाइजेशन है, माने उसको पुलिस को रेगुलेट करने के लिए जो भी कानून है वो 1861 का बना हुआ ही है। और उसके बाद जब भारत आज़ाद हो गया 1947 में तो अलग अलग अमेंडमेंट्स के थ्रू इस पुलिस को डिसेंट्रलाइज किया गया। माने अभी जो आप जिस हालत में देखते हैं पुलिस हमेशा राज्य सरकारों की होती है। माने हम हमेशा सुनते हैं कि राजस्थान पुलिस, गुजरात पुलिस, मध्य प्रदेश पुलिस, पंजाब पुलिस। तो ये इसलिए है क्योंकि हमारे कॉन्स्टिट्यूशन में जो लॉ एंड ऑर्डर की व्यवस्था है, कानून की व्यवस्था है, वो राज्य सरकार के पास है। राज्य सरकार को ये देखना है कि वो अपने अलग अलग नियमों के द्वारा, कानून के द्वारा किस तरीके से जो पुलिस का एक बल उसको मिला हुआ है उसके थ्रू कानून को किस तरीके से नियमित करती है, कानून को किस तरीके से जो लॉ एंड ऑर्डर की सिचुएशन है उसको बनाए रखती है। क्योंकि जो हमारा आज का पुलिस है वो कुछ वैसा ही है जैसा अंग्रेज छोड़ के गए थे। इसमें बहुत ज्यादा कोई फेरबदल नहीं है और वक्त के साथ ये चीज की डिमांड उठती गई कि पुलिस में रिफॉर्म्स किए जाएं। इसमें कोर्ट के द्वारा कानून बनाए, बहुत सारे निर्देश दिए गए, अलग अलग राज्य सरकारों ने अलग अलग कानून भी उठाए। तो इसको समझने के लिए हम कुछ ऐसा समझते हैं कि जो एक बहुत कॉमन नाम होता है पुलिस में जिसका नाम हम सुनते हैं वो होता है इंस्पेक्टर। इंस्पेक्टर को अगर हम शाब्दिक रूप से देखें, उसका एकदम लिटरल मीनिंग देखें तो मतलब होता है जो इंस्पेक्ट करता है, जो जांच करता है या जो फौरी तौर पे चीजों को देखता है किसी के लिए। तो चूंकि इंस्पेक्टर जो होता है वो राज्य के लिए काम करता है, तो जब अंग्रेज थे उन्होंने देखा कि 1857 की बगावत जब हुई उसके बाद उनको लगा कि जितने भी इंडियन लोग हैं, इंडियन भारतीय हैं, इनको इनके ऊपर शिकंजा कैसे कसा जाए या इनके ऊपर लॉ एंड ऑर्डर की जो सिचुएशन आएगी बार बार उसको कैसे काबू में लिया जाए। तो इंस्पेक्टर जो पोस्ट थी वो ब्रिटिश टाइम से चली आ रही है और ब्रिटिश टाइम से जो उसका इंस्पेक्टर का काम होता था वो ब्रिटिश शासन के लिए जाके पूरे अपने मोहल्ले में चीजों को इंस्पेक्ट करता था। तो एक चीज से हम ये समझ सकते हैं कि पुलिस में किस तरीके के अधिकारी होते हैं।
अगर हम सबसे नीचे तौर पे बात करें, आपने सुना होगा कांस्टेबल। तो कांस्टेबल एक पुलिस में सबसे नीचे दर्जे का अधिकारी होता है। भारत में जितनी पुलिस है उसमें तकरीबन 90% से ऊपर कांस्टेबल्स हैं। कांस्टेबल की वर्दी एकदम सादी होती है, खाकी या जो भी उसका कलर होता है, माने जैसे वेस्ट बंगाल में उसका कलर सफेद है, वाइट है। तो जो ये कलर है, इस पूरी वर्दी पे उसके ऊपर कोई फीता या कोई स्टार या कुछ भी नहीं होता है। ये सबसे नीचे की पोस्ट है। फिर उसके बाद आता है हेड कांस्टेबल। हेड कांस्टेबल एक सीनियर कांस्टेबल होता है, और कुछ अलग जगहों पे हेड कांस्टेबल और कांस्टेबल के बीच एक और कड़ी होती है जिसको सीनियर कांस्टेबल भी कहते हैं। तो जो हेड कांस्टेबल होता है उसके आप अगर शोल्डर पे देखेंगे, शोल्डर नहीं, इसको यहाँ पे आर्म पे देखेंगे तो एक एरो का एक साइन होता है और एक सीट होती है। तो ये हेड कांस्टेबल होते हैं। उसके बाद जो पोस्ट आती है उसको हम कहते हैं एएसआई, असिस्टेंट सब इंस्पेक्टर। आमतौर पे इसको समझने के लिए समझ सकते हैं कि जिनकी वर्दी के कंधे के ऊपर एक तारा होता है उसको एएसआई कहते हैं। एएसआई के बाद में अगली पोस्ट आती है एसआई, सब इंस्पेक्टर, जिसके कंधे पे दो तारे होते हैं। और उसके बाद अगली पोस्ट आती है जिसको कई लोग इंस्पेक्टर, कुछ राज्यों में सर्किल इंस्पेक्टर, कुछ में इंस्पेक्टर ऑफ पुलिस, अलग अलग ऐसे नामों से जाना जाता है। जनरली इनके शोल्डर्स पे तीन तारे होते हैं। ये रैंक हो गई जो नॉन गेजेटेड पुलिस ऑफिसर्स होते हैं। इसके बाद ऑफिसर रैंक शुरू होती है। ऑफिसर रैंक में जो शुरुआती होती है वो होती है डीएसपी, जिसको हम डीवाईएसपी या डेप्यूटी सुपरिटेंडेंट ऑफ पुलिस कहते हैं। ये मोस्टली एक ब्लॉक के ऊपर, एक तहसील के ऊपर इनको नियुक्त किया जाता है। डीवाईएसपी के बाद में आता है एएसपी, एडिशनल सुपरिटेंडेंट ऑफ पुलिस। एएसपी जो है वो डिस्ट्रिक्ट लेवल पे होते हैं, और ये जो सुपरिटेंडेंट ऑफ पुलिस होते हैं उनके लेफ्टिनेंट होते हैं, उनके साथ काम किया जाता है। तो डिस्ट्रिक्ट लेवल पे जनरली एसपी होता है, फिर उसके बाद एएसपी, फिर डीएसपी, और नीचे फिर नॉन गेजेटेड रैंक होती है। और कुछ राज्यों में एसएसपी की पोजीशंस भी होती है, जैसे यूपी और बिहार में आप देखेंगे तो वहाँ पे एसएसपी भी होता है, जिसको कहते हैं सीनियर सुपरिटेंडेंट ऑफ पुलिस, सीनियर एसपी। इसके बाद में जो अगली रैंक आती है वो आती है जिसको आपने बहुत सुना होगा, डीआईजी रैंक होती है। डीआईजी के बाद, डीआईजी का मतलब होता है कि डेप्यूटी इंस्पेक्टर जनरल ऑफ पुलिस। फिर आईजी होता है इंस्पेक्टर जनरल ऑफ पुलिस। फिर उसके बाद में एडीजी होता है, एडिशनल डायरेक्टर जनरल ऑफ पुलिस, और उसके बाद डायरेक्टर जनरल ऑफ पुलिस। तो ये अफसर रैंक है। तो राज्य की पुलिस का सबसे बड़ा जो अफसर होता है उसको डायरेक्टर जनरल ऑफ पुलिस किया जाता है, जिसको हिंदी में महानिदेशक कहते हैं, पुलिस महानिदेशक, डीजीपी उसका शॉर्ट फॉर्म है। तो एक स्टेट का सबसे बड़ा पुलिस ऑफिसर डीजीपी होता है। और जो इन सभी ऑफिसर्स के अलावा जो भारत में एक संस्था है जिसका नाम है इंटेलिजेंस ब्यूरो, ये भी तकरीबन 100-125 साल पुरानी एक संस्था है जो देश में इंटेलिजेंस से रिलेटेड काम करती है। इसके जो डायरेक्टर जनरल होते हैं वो देश के सबसे बड़े पुलिस ऑफिसर माने जाते हैं। तो जितने भी डायरेक्टर जनरल ऑफ पुलिस स्टेट होते हैं, उनसे जो अगला, उनसे सबसे सीनियर ऑफिसर होता है वो डायरेक्टर जनरल ऑफ इंटेलिजेंस ब्यूरो होता है। वापस तो आपने देखा होगा कि हर गांव में थाना नहीं होता। थाना बहुत सारी चीज़ों को देख के बनाया जाता है। थाना देखा जाता है कि उस पूरे एरिया में कितनी आबादी है, उसको लेके थाना बनाया जाता है। कभी कभार जिन एरिया में बहुत ज़्यादा क्राइम्स होते हैं, बहुत ज़्यादा घटनाएं होती हैं, वहाँ पे थाने बनाए जाते हैं। थानों के अलावा कुछ थानों के अंदर में चौकी होती है, जिसको हम पुलिस पोस्ट या पुलिस चौकी कहते हैं। उसके अलावा पुलिस स्टेशन जो है वो डिपेंड करता है कि उस पर्टिकुलर एरिया की लॉ एंड ऑर्डर की सिचुएशन क्या है। माने अगर आप शहर में जाएंगे तो दिल्ली में करीबन 100 से ज़्यादा पुलिस थाने हैं, या अगर आप जयपुर में जाएंगे तो वहाँ पे भी तकरीबन 20 या 30 से के अराउंड पुलिस थाने हैं। लेकिन आप देखेंगे तो छोटे गाँव में, मसलन जहाँ तक मुझे पता है कि शेरानियाबाद पुलिस थाना जो है खुनगुना लगता है। तो एक पुलिस थाने के पास में कई छोटे छोटे रेवेन्यू विलेजेस होते हैं जहाँ पे जिसमें एक थानेदार होता है और अन्य अदर अलग तरीके के पुलिस अफसर उसमें काम करते हैं। तो एक जो पुलिस थाना होता है उसका एक स्टेशन हेडिंग ऑफिसर होता है, जिसको हम एसएचओ कहते हैं या थानाधिकारी कहते हैं या आमतौर पर थानेदार कहते हैं।
तो जो कानून की अलग अलग धाराएं हैं उसके अकॉर्डिंग किसी भी थाने का थानाधिकारी, एसएचओ या थानेदार सब इंस्पेक्टर की पोस्ट के नीचे का नहीं हो सकता। माने जो थानेदार होगा उसके आप देखेंगे कि या तो उसके पास उसके शोल्डर पे 2 स्टार होंगे, वो सब इंस्पेक्टर होगा, या वो उससे ऊपर की रैंक का होगा, या सर्किल इंस्पेक्टर भी हो सकता है। कुछ कभी कभी कुछ ट्रेनी आईपीएस ऑफिसर्स को भी एसएचओ की पोस्ट पे लगाया जाता है। और कभी कभी कुछ थानों में लॉ एंड ऑर्डर की स्थिति को देखते हुए कुछ स्पेशल ऑफिसर्स भी लगाए जाते हैं। तो जब आप लोकल थाने में जाते हैं तो वहाँ पे आपको पता चलेगा कि एक थानाधिकारी होता है, एक एएसआई होता है, असिस्टेंट सब इंस्पेक्टर, एक हेड कांस्टेबल होता है और बहुत सारे कांस्टेबल्स होते हैं। तो ये एक थाने की स्थिति हो गई। तो आज के दौर में एक सबसे बड़ी जो चीज़ मैंने जब आसपास के एरिया में घुमा वो पता चली है कि लोगों का थाने से बहुत ज़्यादा डर है। और ये जो डर है ये इस कारण है कि हमने पुलिस को हमेशा एक नेगेटिव रूप में देखा है, चाहे वो फिल्मों के माध्यम से देखा हो, चाहे वो सुनने किसी से सुना हो, या फिर किसी भी माध्यम से देखा हो। तो पुलिस को लेकर बड़ा खौफ है। माने अगर आप किसी को कहिए कि आपको पुलिस स्टेशन में जाना है तो लोग आसानी से पुलिस स्टेशन में नहीं जाते हैं। किसी ऐसे इंसान को लेके जाते हैं जो गांव में थोड़ा सा पढ़ा लिखा समझदार हो या रसूख वाला हो। तो ये लोगों की आम धारणा है जिसको मैं बिल्कुल खारिज करता हूँ। ऐसा नहीं होना चाहिए, किसी को भी पुलिस स्टेशन जाने से बिल्कुल नहीं कतराना चाहिए। पुलिस स्टेशन हमारी हिफाजत के लिए होता है। पुलिस स्टेशन हमारे जो भी राइट्स हैं उनके प्रोटेक्शन के लिए होता है। तो एक बहुत बेसिक सी चीज होती है कि एक थाने के अंदर एक आम आदमी को क्या क्या काम पड़ता है। कुछ काम होते हैं जो लॉ एंड ऑर्डर से रिलेटेड होते हैं और कुछ काम होते हैं जो बहुत ही बेसिक से होते हैं। जैसे कि मान लीजिए कुछ लोगों को अपना पुलिस वेरिफिकेशन करवाना होता है, कुछ लोगों को वहां जाकर किसी तरह की सूचना देनी होती है, कुछ लोगों को किसी चीज़ का क्लियरेंस लेना होता है। और एक चीज़ आती है जब हम किसी नागरिक को रिपोर्टिंग करनी होती है। ये रिपोर्टिंग कैसे होती है? माने जैसे कि आपके पड़ोस में या आपके साथ में कोई भी क्राइम कमिट हो गया है तो आप सबसे पहले एक पुलिस स्टेशन जाते हैं, या जो पुलिस का हेल्पलाइन नंबर होता है 100, पीसीआर नंबर पे कॉल करते हैं और उस अपराध की घटना की जो रिपोर्ट है वो जो कंसर्न ऑफिसर होता है उसको देते हैं। यहाँ से शुरू होता है किसी भी जो पुलिस का दखलंदाजी किसी भी क्राइम को लेके। फिर ये शुरू होता है जब आप उस कंप्लेंट जो पुलिस ऑफिसर होता है वो उसको अपनी डेली डायरी में अंकित करता है। आपको डेली डायरी का कॉन्सेप्ट समझना बहुत जरूरी है। पुलिस के पास एक डायरी होती है जिसको रोजनामचा कहते हैं, अंग्रेजी में उसको डेली डायरी या शॉर्ट फॉर्म में इसको डीडी कहा जाता है। पुलिस अपने पूरे दिन में जितना भी काम करती है, काम में थाने में हुआ जो भी काम होता है उसको डेली डायरी में नोट किया जाता है। यहाँ तक कि जब पुलिस किसी को थाने से अरेस्ट करने जाएगी तो पहले डेली डायरी में लिख के जाती है कि फला फला ऑफिसर फलाने फलाने कांस्टेबल या फलाने फलाने अन्य अधिकारियों के साथ फलानी जीप लेके फलानी जगह किसी को अरेस्ट करने के लिए या किसी भी तरह का क्राइम रोकने के लिए जाते हैं। तो डेली डायरी बेसिकली एक लॉग बुक है जिसमें पुलिस की सारी जो दिनचर्या होती है वो लिखी होती है। तो उसको डेली डायरी में अंकित कर लिया जाता है और जो थानाधिकारी होता है वो आपकी कंप्लेन को देखेगा। तो कंप्लेन को देखने के बाद उसको पता चलेगा कि क्या ये जो क्राइम है या ये जो घटना है ये कॉग्निजेबल है या नॉन कॉग्निजेबल है। माने अब आपको ये दो टर्म समझने बहुत जरूरी है, कॉग्निजेबल और नॉन कॉग्निजेबल। कॉग्निजेबल का मतलब उसको हिंदी भाषा में कहते हैं संज्ञान। कॉग्निजेंस का मतलब होता है संज्ञान। कुछ चीजें होती हैं जो थानाधिकारी को जिन चीजों को सुन के या जिन चीजों का पता लग के अपने आप से एक शिकायत दर्ज करनी होती है। ये कॉग्निजेबल क्राइम्स या कॉग्निजेबल अपराध वो होते हैं जो बहुत ही सीरियस होते हैं, जिनमें सजा जो है अधिक होती है, 7 बरस से अधिक तकरीबन। और ये क्राइम कुछ ऐसे होते हैं जिसमें किसी की गिरफ्तारी करने के लिए पुलिस को मजिस्ट्रेट से वारंट नहीं लेना होता। माने जनरली किसी इंसान को आप अगर गिरफ्तार करना चाहती है पुलिस तो उसके लिए उसको मजिस्ट्रेट का वारंट चाहिए होता है। लेकिन अगर कुछ अपराध बहुत संगीन है, मान लीजिए किसी की हत्या हो गई हो, कहीं पे डकैती हो गई हो, या कुछ ऐसा क्राइम हो गया हो जिससे और ज्यादा स्थिति बिगड़ सकती है, अपने आप में बहुत भीड़ी स्थिति है, तो उसमें पुलिस किसी को भी अरेस्ट कर सकती है। तो दो तरीके के अपराध हो गए, कॉग्निजेबल और नॉन कॉग्निजेबल।
नॉन कॉग्निजेबल में आता है जैसे छोटी मोटी मारपीट हो गई या कोई चोरी हो गई, तो उसमें पुलिस अपने से कोई भी केस दर्ज नहीं कर सकती। कॉग्निजेबल नॉन कॉग्निजेबल में एक मोटा मोटी ये फर्क होता है कि कॉग्निजेबल अपराध वो होते हैं जिनमें पुलिस अपने से उस मुकदमे को दर्ज करके अपने से इन्वेस्टिगेशन प्रारंभ कर सकती है, जबकि नॉन कॉग्निजेबल ऑफेंसेस में ऐसा नहीं होता। और जैसे मान लीजिए कि फॉर एग्जाम्पल आपका मोबाइल चोरी हो गया, तो आप थाने में जाएंगे तो बहुत लोगों को ये मिसअंडरस्टैंडिंग है कि उनको एफआईआर दर्ज करानी होती है। उसके लिए एफआईआर नहीं, उसके लिए एनसीआर दर्ज होती है, नॉन कॉग्निजेबल रिपोर्ट, माने कि पुलिस ने आपकी जो पीड़ा है उसको दर्ज कर लिया है, लेकिन उसके लिए एफआईआर दर्ज नहीं होती। एफआईआर दर्ज होती है जब आपको लगता है कि उसके लिए उसमें किसी भी तरह का एक कॉग्निजेबल अपराध घटित हुआ, जैसे मान लीजिए चोरी हो गया, नॉन कॉग्निजेबल भी होता है, लेकिन एनसीआर माने एक रिपोर्ट होती है जो जिसके कुछ भी आपके अपने थानाधिकारी के थाना क्षेत्र में कुछ भी कुछ घटित हुआ उसको नोट कर लेता है। तो ये दो हो गया। एफआईआर, अब मान लीजिए कि कोई ऐसा आपके, मान लीजिए पड़ोस में किसी की हत्या हो गई है, आपने उसकी रिपोर्ट दर्ज कराई, तो थानाधिकारी उसको पढ़ेगा, उसको जो रिपोर्ट है उसको एक रिपोर्ट लिखेगा और उसको एफआईआर में होगा। तो आपने से एक सवाल आप सभी अपने से पूछिएगा, आप में से कितने लोगों ने सच में एफआईआर देखी है, एफआईआर की कॉपी कैसी होती है। तो एफआईआर के बाद में आपको एफआईआर जब नोट होती है तो उसका एक नंबर मिलता है। तो एफआईआर नंबर का फॉर्मेट कुछ ऐसा होता है कि मान लीजिए 52/2020, माने एफआईआर नंबर 52 ऑफ 2020, 2020 की 52 नंबर एफआईआर। और इसके बाद अगर आप देखेंगे तो एफआईआर दर्ज होने के बाद में पुलिस छानबीन शुरू करती है। ये छानबीन अलग अलग चीजें पे होती है। पुलिस उस जगह का दौरा करती है जहाँ कोई भी अपराध घटित हुआ हो, वो वहाँ जाती है। आसपास के जितने भी इंडिपेंडेंट विटनेस हैं या जो आई विटनेसेस हैं उनकी तलाशी लेती है, उस पर उनसे पूछताछ करती है, उनके बयान नोट किए जाते हैं। और ज़रूरत होने पे कुछ अगर ऐसा लगता है कि इसमें उसमें ये अपराधी है और इसको गिरफ्तार करना है तो उसको गिरफ्तार भी किया जाता है। और पूरी तफ्तीश के बाद में उसमें एक चार्जशीट दाखिल की जाती है। तो चार्जशीट को अलग अलग नामों से भी जाना जाता है, कुछ लोग इसको एफआईआर कहते हैं, फाइनल रिपोर्ट, और कुछ लोग चार्जशीट कहते हैं। तो ये सेम ही चीज़ है। जब पुलिस को अपनी तफ्तीश पूरी हो जाती है तो वो एक पूरे प्रेस्क्राइब फॉर्मेट में एक पूरी डिटेल के साथ मैजिस्ट्रेट को दे देती है, और ये फिर इसका जो है ट्रायल शुरू होता है। आपको ये चीज़ बहुत चीज समझने की जरूरत है कि अगर आप विक्टिम हैं, माने आपके साथ कुछ ऐसा गलत हुआ है, तो कानून में एक जैसे प्रावधान है कि कोई भी जैसे क्राइम होता है तो वो सिर्फ आपके खिलाफ नहीं हुआ, पूरे समाज के खिलाफ होता है। तो उसमें सरकार की तरफ से एक लॉयर अपॉइंट होता है, जिसका आपने कभी कभी नाम सुना होगा, जिसको एपीपी या पीपी, तो अंग्रेजी भाषा में पब्लिक प्रोसिक्यूटर और या असिस्टेंट पब्लिक प्रोसिक्यूटर कहा जाता है। लोक अभियोजक उसका हिंदी में नाम है। तो लोक अभियोजक वहाँ पे पुलिस की तरफ से केस को प्रेजेंट करता है मैजिस्ट्रेट के सामने, कंसर्न मैजिस्ट्रेट के सामने। और अगर आपको लगता है कि आप अपना केस किसी लॉयर के थ्रू, प्राइवेट लॉयर के थ्रू करवाना चाहते हैं, तो उसके लिए कानून में थोड़ी सी जगह है, लेकिन वो बहुत लिमिटेड स्कोप है। और ये चीज़ जो है फिर एक क्रिमिनल ट्रायल चलता रहता है। फिर उसमें पुलिस के तरफ से सारे जो इन्वेस्टिगेशन है उसको सबमिट किया जाता है। फिर उसमें जो मुलजिम होते हैं उनके बयान दर्ज होते हैं, और उसके बाद उसमें अलग अलग विटनेस का बयान होते हैं और क्रॉस एग्जामिनेशन होता है, जिसको जिरा कहते हैं। उसके बाद फाइनल आर्ग्यूमेंट होते हैं, और उसके बाद जो है जो मैजिस्ट्रेट होता है, जो जज होता है, वो एक अपना जजमेंट देता है, जिसको हम फैसला कहते हैं। इसके बीच बहुत सारी कड़ियाँ होती है, जिसको मैं आपको धीरे धीरे शॉर्ट में समझाना चाहूँगा। एक एफआईआर दर्ज होने के बाद में अगर किसी को अरेस्ट किया जाता है, तो जो जो अरेस्ट होता है मुलजिम, उसके भी अपने बहुत सारे हुकूक होते हैं, अपने राइट्स होते हैं। सबसे पहले तो उसका मेडिकल एग्जामिनेशन कराया जाता है। ये इसलिए कराया जाता है ताकि किसी को एक वक्त में पुलिस एट्रोसिटीज के बारे में बहुत ज़्यादा आवाज़ उठाई गई थी, तो उसको ख़त्म करने के लिए कि पुलिस थाने में अगर किसी भी अपराधी को अंदर डाला गया है तो उसके साथ कोई मारपीट ना हो, इसके लिए उसका पुलिस
मेडिकल चेकअप कराती है। पुलिस जैसे ही किसी इंसान को अरेस्ट करती है तो उसको 24 घंटे के अंदर अंदर मजिस्ट्रेट के सामने हाजिर करना बहुत जरूरी है। ये आपका कॉन्स्टिट्यूशनल राइट है, ये आपका फंडामेंटल राइट है। मान लीजिए कि आज आपको 4 बजे अरेस्ट किया, तो कल शाम को 24 घंटे के अंदर इसको आपको मजिस्ट्रेट के सामने अरेस्ट प्रेजेंट करना जरूरी है। एक चीज इसमें ध्यान रखने लायक और है कि जो ट्रैवलिंग टाइम होता है थाने से कोर्ट जाने का, वो इसमें इंक्लूड नहीं होता। तो तकरीबन 24 आवर्स प्लस ट्रैवलिंग टाइम ये शामिल है। और दो तरह की कस्टडी होती है, जेसी और पीसी, जुडिशियल कस्टडी और पुलिस कस्टडी। पुलिस कस्टडी को हमारे आमतौर भाषा में रिमांड कहा जाता है कि फलाने इंसान को 10 दिन के रिमांड पे भेज दिया गया। तो जब किसी भी अपराधी को मजिस्ट्रेट के सामने पेश किया जाता है तो पुलिस कहती है कि इस इंसान से हमें छानबीन करनी है, इससे पूछताछ करनी है, या किसी वेपन की रिकवरी करनी है, कोई हथियार ढूंढना है, या चोरी के पैसे ढूंढने हैं, या जो भी उससे रिलेटेड इन्वेस्टिगेशन है, उसके लिए हमें इस इंसान की कस्टडी चाहिए। वो कस्टडी 1 दिन से 15 दिन की हो सकती है, 15 दिन से ज़्यादा नहीं हो। और एक कस्टडी होती है जिसको जुडिशियल कस्टडी कहते हैं। जुडिशियल कस्टडी को आम भाषा में कहते हैं जेल भेज। जुडिशियल कस्टडी 90 दिनों तक की होती है, 90 दिनों के आगे जुडिशियल कस्टडी नहीं होती है। तो ये किसी भी इंसान को अरेस्ट करने का एक स्टेज है। उसके बाद में पुलिस जब जैसे इंसान को आप पुलिस कस्टडी या जेल कस्टडी होती है, वह इंसान जमानत के लिए आवेदन कर सकता है, एप्लीकेशन भर सकता है। दो तरीके के इसमें भी अलग अलग क्राइम्स हैं। आपने सुना होगा कि कुछ अपराध जमानती होते हैं, कुछ गैर जमानती होते हैं। तो जो जमानती अपराध होते हैं उसमें जैसे आपने अगर कोई अपराध किया है और पुलिस ने आपको अरेस्ट किया है तो आपको थाने से ही जमानत मिल जाती है। थाने में आपको एक बॉन्ड भरना होगा कि जब भी मजिस्ट्रेट हमें बुलाएंगे, जब भी मजिस्ट्रेट हमें हमारी उपस्थिति चाहेंगे, हम मजिस्ट्रेट के सामने हाजिर हो जाए। गैर जमानती अपराध कुछ ऐसे होते हैं जिनमें जमानत जो है वो मजिस्ट्रेट के ऊपर निर्भर करती है। जमानत गैर जमानती होने का ये मतलब नहीं है कि उसमें बिल्कुल जमानत नहीं मिलेगी। जमानत के लिए आपको आवेदन लगाना होगा। आवेदन लगाने के आवेदन को अर्जी या एप्लीकेशन कहते हैं। तो वो लगाने के बाद में मजिस्ट्रेट आपकी स्थिति को देखता है कि आपको बेल देने से कोई नुकसान तो नहीं होगा। जनरली 3 चीजें देखी जाती है कि बेल देने पे के संदर्भ में 3 चीजें देखना बहुत जरूरी है। एक तो कि क्या बेल देने के बाद ये इंसान भाग जाएगा। नंबर 2, क्या अगर इसको बेल दी जाए तो ये सबूत के साथ छेड़छाड़ करेगा। नंबर 3 ये है कि क्या बेल देने के बाद ये जितने भी गवाह हैं उनको परेशान करेगा या उनको डरा धमका के या उनको किसी भी तरीके से प्रभावित करेगा। अगर तीनों पॉसिबिलिटीज या अप्रीहेंशन नहीं होते हैं तो उसको जमानत दे दी जाती है। और वैसे कानून में एक बहुत सीधा सा प्रोविजन है कि बेल इज ए राइट, जेल इज एन एक्सेस। माने जमानत आपका अधिकार है और जेल जाना जो है वो बहुत एक अपवाद स्वरूप है। आपको जेल हर स्थिति में नहीं जाना होता। तो ये एक बेसिक चीज होगी। और इसके बाद आपको बहुत बेसिक सी चीजें मेरे ख्याल से हर इंसान को आनी चाहिए कि आज के वक्त में चूंकि हम इंफॉर्मेशन टेक्नोलॉजी में जी रहे हैं। तो जैसे राजस्थान पुलिस का एक ऐप है, राजस्थान पुलिस का सिटीजन के लिए एक ऐप है जिसपे आप जाके एक कंप्लेन दर्ज करा सकते हैं। मतलब थाने में जब आप कंप्लेन दर्ज करवाएंगे तो कुछ लोग कहते हैं कि जैसे एफआईआर दर्ज वो पुलिस वाले नहीं करते हैं। तो कानून में इसके लिए बहुत प्रावधान है। आप जो आपके जिले के सुपरिटेंडेंट ऑफ पुलिस हैं, एसपी, आप उनसे कांटेक्ट कर सकते हैं कि फलाना थाने में मैं गया था और मेरी एफआईआर दर्ज नहीं हुई, और आप संबंधित थानाधिकारी को इसके लिए आदेश दें। तो ये भी एक प्रावधान है। अगर एसपी भी मना कर दे तो कानून के अंदर एक प्रावधान है कि आप मैजिस्ट्रेट के सामने एक एप्लीकेशन दे दें कि ये मेरी पूरा वाकया है और उस पर पुलिस ने एफआईआर करने से मना कर दिया है। तो मजिस्ट्रेट उस कंप्लेन को पूरी तरीके से पढ़ेगा और उसको लगेगा कि उसमें अगर ये अपराध है तो संबंधित थानाधिकारी को एफआईआर करने के आदेश दे देगा। इस प्रोसेस को इस्तगासा कहा जाता है। इस्तगासा एक पर्शियन वर्ड है जिसका हिंदी में शिकायत मतलब होता है और अंग्रेजी में उसको कंप्लेन कहते हैं। तो मैजिस्ट्रेट के सामने अगर आप कंप्लेन दाखिल करेंगे तो उससे भी एफआईआर हो जाती है। तो एफआईआर करने के 3 तरीके हो गए। आप सीधा थाने में जा सकते हैं, आप एसपी से कांटेक्ट कर सकते हैं, आप मजिस्ट्रेट के सामने जा सकते हैं। इसके अलावा कुछ चीजें हैं, जैसे एक चीज है जिसको हर नागरिक को पता होना चाहिए, जिसे कहा जाता है हैबियस कॉर्पस। हैबियस कॉर्पस एक अपने आप में एक अधिकार है जो
मान लीजिए कि पुलिस ने किसी को गैर कानूनी रूप से मतलब गिरफ्तार करके जेल में रखा हुआ है और 24 घंटे के अंदर, जो कि कानूनी प्रावधान है, मजिस्ट्रेट के सामने पेश नहीं करती है, तो कानून में एक प्रावधान है 226, उसके अंदर आप अपने राज्य के हाई कोर्ट में एक आवेदन लगा के, रिट लगा करके उसकी कस्टडी सीख कर सकते हैं। उसकी कस्टडी माने आप अगर हाई कोर्ट में जाके आप रिट फाइल करेंगे कि मेरा फलाना जो दोस्त, भाई या फैमिली मेंबर या कोई भी व्यक्ति है जिसको पुलिस ने गिरफ्तार किया लेकिन मजिस्ट्रेट के सामने पेश नहीं किया है, और हमें उसका अता पता बिल्कुल मालूम नहीं है, तो तो हाई कोर्ट उसमें पुलिस को नोटिस इशू करके कहती है कि आप बताइए कि क्या इंसान आपके पास है, अगर है तो क्यों है। तो हेबियस कॉर्पस एक ऐसी चीज़ है, वो हर इंसान को पता होना चाहिए। अमूमन तौर पे कुछ लोग आम नागरिकों में ऐसा भी होता है कि बहुत सारे केस ऐसे भी होते हैं कि पुलिस किसी को गिरफ्तार कर लेती है, लेकिन वो गिरफ्तारी एकदम गैरकानूनी होती है। तो उसमें हेबियस कॉर्पस एक अपने आप में बहुत बड़ी एक बहुत बड़ा एक नागरिकों के लिए एक बहुत बड़ा हुकूक है। इसके अलावा कुछ चीज़ें हैं जो आमतौर पे मेरे ख्याल से सबको पता होनी चाहिए। जैसे जब 1997 की बात है, सुप्रीम कोर्ट में एक केस चल रहा था, उसमें जो सबसे बड़ी बात आई कि पुलिस जो है अपना काम ढंग से नहीं कर, तो उसके लिए एक बहुत सुप्रीम कोर्ट का फेमस जजमेंट है जिसका नाम है डी के बसु वर्सेस स्टेट ऑफ वेस्ट बंगाल। उसमें सुप्रीम कोर्ट ने अलग अलग तकरीबन 16 गाइडलाइन दी थी। उसमें ये था कि पुलिस किस तरीके से अरेस्ट करेगी, पुलिस के को कौन कौन सी ड्यूटी निभानी पड़ती है गिरफ्तार करने से पहले। अमूमन जैसे कि आप देखेंगे पुलिस को का एक अपनी यहाँ पे बैज होना चाहिए। इसके अलावा पुलिस को उसके अलावा जो सबसे बड़ी प्रॉब्लम है वो पुलिस होती है कि पुलिस अपनी आइडेंटिटी नहीं बताती कि वो कौन है और किस मसले पे उनको गिरफ्तार किया जा रहा है, और उनको गिरफ्तार करते वक्त जो है उनके किसी भी रिश्तेदार को सूचना नहीं दी जाती। तो ये सब कुछ डी के बसु में सुप्रीम कोर्ट ने कहा कि मान लीजिए अगर आप किसी को गिरफ्तार करेंगे तो आप उसको ये राइट देंगे कि वो कम से कम एक फ़ोन कॉल अपने किसी भी एक रिश्तेदार को या अपने घर वालों को या किसी को भी कर सकता है। और पुलिस जब आएगी तो बिल्कुल एकदम अपनी आइडेंटिटी बताएगी, और आइडेंटिटी बताने के साथ वो ये भी बताएगी कि आपको किस चीज़ के लिए गिरफ्तार किया जा रहा है। और इसके अलावा जो है, उसके बाद अभी एक रिसेंट जजमेंट है ललिता कुमारी का, जो ये कहता है कि एफआईआर दर्ज करना बिल्कुल ज़रूरी है, पुलिस आपको मना नहीं कर सकती। और जैसे कि मैंने आपको थोड़ी देर पहले ये भी बताया था कि एफआईआर जो है अगर पुलिस दर्ज नहीं करती तो उस दशा में हम क्या कर सकते हैं। इसके अलावा एक जो सबसे इम्पोर्टेंट चीज़ आज के दौर में है, क्योंकि हम सब एक सोसाइटी में रहते हैं और इन सबसे ये जो फैमिली डिस्प्यूट्स हैं वो सबसे ज़्यादा प्रॉब्लमेटिक चीज़ें कुछ लोगों के लिए बन रही है। जो फैमिली मैटर्स होते हैं उनके लिए जैसे महिला थाना एक होता है। महिला थाना में अगर आपको लग रहा है कि किसी हस्बैंड और वाइफ के बीच में संबंध ठीक नहीं है तो वहाँ पे परिवार सलाह केंद्र होता है। परिवार सलाह केंद्र में आप वहाँ जाके एक आवेदन दें, हस्बैंड और वाइफ कोई भी दे सकता है, और उसमें पुलिस जो है अलग माध्यमों के थ्रू हस्बैंड वाइफ के बीच काउंसलिंग करवाती है। उसके थ्रू ये होता है कि जो भी एक उनके रिलेशन में प्रॉब्लम आ रही होती है उसको काउंसिल करके ठीक करने की कोशिश की जाती है। अमूमन तौर पे देखा जाता है कि इसमें ज़्यादातर नाइंसाफ़ी औरतों के साथ होती है। इसमें मारपीट से लेके, ताने से लेके, दहेज से लेके बहुत सारी समस्याएँ होती हैं। उन सभी चीज़ों को वो एड्रेस करने की कोशिश करते हैं। और कुछ चीज़ें इसके अलावा मैं और बताना चाहूँगा और उसके बाद मैं सवाल शुरू करूँगा। जैसे बहुत सारे लोग हमें पूछते हैं कि हथकड़ी क्यों नहीं लगाई जाती? तो मैं बताना चाहूँगा तकरीबन 30 साल 40 साल पहले सुप्रीम कोर्ट के एक निर्णय जिसका नाम सुनील बत्रा है, उसमें ये कहा गया कि हथकड़ी लगाना जो है वो समाज में बहुत ही ज़्यादा एक बुरी चीज़ मानी जाती है। तो किसी को हथकड़ी नहीं लगाया जाए। हथकड़ी तभी लगाई जाए जब ये लगे कि ये जो अपराधी है वो भाग सकता है या ये बहुत ही शातिर है, इसको पकड़े रहना बहुत ज़रूरी है। और एक जो सबसे इम्पोर्टेंट सवाल ये आता है जिसको मैं बहुत ज़्यादा तरजीह देना चाहूँगा। वो लोग कहते हैं कि पुलिस जो है सोसाइटी के पर्टिकुलर सेक्शन की तरफ बायस है। तो मेरा इसमें पर्सनल ओपिनियन और जो एक पब्लिक ओपिनियन है उसके ऊपर मैं साझा करना चाहूँगा। बहुत सारी रिपोर्ट्स हैं, जैसे कि एक सेंटर फॉर CDS CSDS लोकनीति का सर्वे जो कहता है कि
पुलिस ये मानती है कि मुस्लिम्स जो होते हैं वो आदतन अपराधी होते हैं, मतलब कि इनकी तो आदत में शुमार है कुछ ना कुछ क्राइम करना। और इसके अलावा जैसे मान लीजिए SC STs हो गए, आदिवासी हो गए, इनकी भी आदतों में शुमार है कि ये अपराधी होते हैं। तो इस पे एक बहुत बड़ी डिबेट चल रही है कि मुस्लिम्स या दूसरे सेक्शन ऑफ सोसाइटी जो हैं उनमें पुलिस का उनका रवैया पुलिस के प्रति अच्छा नहीं है। तो इसका आपको इतिहास भी देखना होगा। तकरीबन 100 साल पहले एक कानून आया था जिसका नाम था क्रिमिनल ट्राइब एक्ट। इस कानून के तहत ये था कि कुछ पर्टिकुलर जनजातियां थी जिनको ये कहा गया था कि ये तो अपनी आदत से ही अ, बिल्कुल अपराधी हैं। ये ट्राइबल तकरीबन 23 लाख 23 लाख लोग इनमें से शामिल थे आज़ादी के वक्त, जिनको अपनी मूवमेंट की सूचना, अपने घूमने फिरने की सूचना कंसर्न मजिस्ट्रेट को देनी पड़ती थी, क्योंकि ये माना जाता था ये लोग जहाँ पर भी जाएंगे अपराध ही करें। इसके लिए आपने अगर एक मूवी देखी होगी थग्स ऑफ हिंदुस्तान, तो थग्स ऑफ हिंदुस्तान में एक कैरेक्टर जो जो बुक है, एक ओरिजिनल बुक है जिसका नाम है कन्फेशन ऑफ ए ठग, जो आमिर अली के कन्फेशन पे एक जनाब ने लिखी है जिनका नाम है फिलिप टेलर। तो उन्होंने तकरीबन 1860 से पहले एक किताब लिखी थी और उसी की बेस मानते हुए ये माना गया है कि कुछ लोगों में अपराध करना ना एक आदत होती है। तो दूसरी चीज जो है, जब हम जब एक सोसाइटी में रह रहे हैं तो एक चीज हमने को समझनी होगी कि आपको बहुत ज्यादा समझदारी से भी काम लेना होगा। अगर पुलिस का रवैया ठीक नहीं है तो इसके लिए डिफरेंट अथॉरिटीज बनी हुई है। SP से लेके एडमिनिस्ट्रेटिव बॉडीज भी हैं और जुडिशियल भी हैं। जो प्रशासनिक में आप कलेक्टर से लेके SP से लेके इसकी शिकायत कर सकते हैं। उसके अलावा हाई कोर्ट और डिस्ट्रिक्ट कोर्ट भी हैं जहाँ पुलिस के किसी भी, अगर पुलिस ढंग से बर्ताव नहीं करती है तो वो भी किया जा सकता है। इसके अलावा मैं, मेरे ख्याल से मुझे सवाल शुरू कर लेने चाहिए, मेरा वक्त हो गया है। और आप सबसे जिस किसी का भी कोई सवाल हो तो मैं बहुत खुशनसीब हूँगा अगर कोई सवाल किया जाए तो। हाँ, शुक्रिया इद्रिस भाई लेक्चर के लिए। मैं पार्टिसिपेंट्स को अनम्यूट कर देता हूँ। जी हाँ, अब सब लोग अपने आप को अनम्यूट कर सकते हैं और अपना सवाल पूछ सकते हैं फिर। जी इदरीस भाई भी आपने जिक्र किया कि जैसे 23 लाख समथिंग लोग थे जिनके बारे में माना जाता था कि अपने नेचर के एतबार से अपराधी होते हैं, तो उन कम्युनिटीज में क्या मुस्लिम कम्युनिटी भी शामिल थी या क्या बुनियाद थी? या अभी जो जिस बयान का आपने जिक्र किया कि पुलिस की तरफ से ऐसा बयान आया कि 50% मुस्लिम अपराधी होते हैं, तो क्या इसकी बेस वो वाकया है? आपके वॉइस की थोड़ी प्रॉब्लम है, आप वापस से करेंगे तो मैं इसको जवाब दे पाऊंगा। मैं पूछ रहा था कि अभी जैसे आपने एक जिक्र किया ना कि समथिंग 23 लाख लोग थे जो आज़ादी के वक्त जिनके बारे में ये माना जाता था कि ये अपने नेचर के एतबार से अपराधी हैं, तो उसमें फर्स्ट पॉइंट तो ये है कि क्या उन 23 लाख लोगों में मुस्लिम भी थे या नहीं थे? और सेकंड बात यह है कि अभी गुज़िश्ता दिनों जो पुलिस की तरफ से एक बयान आया था कि 50% मुस्लिम अपराधी होते हैं, तो इस बात की बुनियाद क्या यही वाकया है या कुछ और है, या इसमें कुछ झूठ है? जी इद्रिस भाई, आपको सवाल हाँ, सही से सुनाई दिया? इदरीस भाई शायद डिस्कनेक्ट हो गए हैं, हाँ, तो थोड़ा हो सा। सकता, हाँ रिकनेक्ट हो रहे होंगे। हाँ, अच्छा, जब तक वो रिकनेक्ट होता है तो पार्टिसिपेंट से एक मेरा क्वेश्चन है। अभी तक हमने शायद ये 5वां लेक्चर है वेबिनार, तो इनके टॉपिक्स आपको कैसे लग रहे हैं? या आपका कोई पर्टिकुलर है कि यार इस टॉपिक पे और भी होता तो अच्छा रहता? तो हमें उनसे कुछ हाँ सजेशन चाहिए टॉपिक से रिलेटेड। जी जी जी, सजेशन भी चाहिए, और अगर आपकी नज़र में कोई ऐसा पर्सन हो, कोई ऐसी शख्सियत हो जो उन टॉपिक्स के लिए मुनासिब हो, तो आप वो भी सजेशन दें। आप कमेंट में लिख सकते हैं, चैट में लिख सकते हैं। नेटवर्क का इश्यू हो गया है।
तो आप अगर थोड़ा सा संक्षेप में अपना सवाल दोहराएंगे तो मैं फिर से जवाब दे पाऊंगा। सवाल ये था कि अभी आपने जिक्र किया था कि समथिंग 23 लाख लोग थे आजादी के वक्त जिनके बारे में ये माना जाता था कि ये आपराधिक हैं अपने नेचर के एतबार से, तो क्या उसमें मुसलमान भी शामिल थे? यह है बुनियादी। हेलो हाँ इंद्रेश भाई, अब आपकी आवाज आ रही। जी, तो मैं बताना चाह रहा था कि जो 23 लाख लोग थे इसमें मोस्टली ट्राइबल लोग थे, लेकिन उसमें हिंदू और मुस्लिम शामिल थे। और ये जो एक और जो सर्वे में बता रहा था सीएससीएफ का, ये एक सर्वे उन्होंने अलग अलग पुलिस के ऑफिसर्स के बीच करवाया और उनसे पूछा कि क्या आपको लगता है कि जो मुस्लिम्स हैं वो दे आर प्रोन टू द क्राइम। तो तो उन्होंने माना है कि हाँ हमें लगता है कि जो मुस्लिम्स होते हैं दे आर वेरी प्रोन टू द क्राइम, मतलब उनका वो आदतन अपराधी हो सकते हैं। उनमें एक बहुत बड़े संख्या में लोगों ने माना है। तो हालांकि इसका एक सबसे बड़ा कारण है कि पुलिस जो है वो आप और हम जैसे लोगों में से ही आती है। हम और आप जैसे लोग जो हैं बहुत सारे हम भी सोचते हैं कि पर्टिकुलर कुछ जाति के लोग अपराधी होते हैं, ऐसा हो सकता है कि हम मानते हों। जैसे कि मैं जो अब आसपास यहाँ घूमता हूँ तो लोगों को लगता है कि जो फलाने लोग हैं जो मांग के खाते हैं ये अपराधी हो सकता है। तो पुलिस भी ऐसी आती है और पूरे देश में या पूरी दुनिया में एक इस्लामोफोबिया का कहर भी है। तो ये चीज़ कहना कि पुलिस में रहने वाले लोग कहीं बाहर से आते हैं और वो एकदम संत आदमी की तरह होते हैं, उनको वो दे कैन नॉट बी हैविंग एनी प्रेजुडिस अगेंस्ट एनीवन, उनका किसी पर्टिकुलर सेक्शन या इंसान के प्रति पूर्वाग्रह नहीं होगा। ये बहुत मतलब आइडियल लगता है, वो होता है उनमें। और कोई सवाल हो तो बताएं। इधर भाई, मेरी आवाज आ रही? मैं माफी चाहूंगा, आपकी आवाज नहीं आ रही है मुझे। अब मेरी आवाज आ रही है आपको? जी जी जी, आपने जो हेबिस कॉर्पस के बारे में बताया था कि विद इन 24 आवर्स का आपको मजिस्ट्रेट के सामने पेश करना है। अगर उन्होंने नहीं किया तो हम कोई कहते हैं कर सकते हैं इसमें तो। आई थिंक इंद्रेश भाई जो क्वेश्चन था, उनकी वॉइस ब्रेक हो रही है, मैं रिपीट कर देता हूँ आपके लिए। जी जी कि अगर 24 आवर्स में अगर आपको रिलीज नहीं किया लाइक पुलिस कस्टडी में, तो उसके बाद क्या करना चाहिए या क्या ऑप्शन है? आई थिंक आपने पहले भी इसमें कुछ चीजें तो पहले से ही बता चुके हैं, एक बार जी रिपीट। बेसिकली ये आपका कॉन्स्टिट्यूशनल और फंडामेंटल राइट है कि आपको जैसे पुलिस आज अरेस्ट करेगी 24 घंटे के भीतर वो एक आपकी जो कंसर्न मजिस्ट्रेट होगा उसके सामने ले जाएगी। मान लीजिए कि अगर मुंबई की पुलिस या नागौर में आपको अरेस्ट करती है तो उसका एक तरीका होगा कि पहले वो नागौर के किसी मजिस्ट्रेट के पास, जो भी कंसर्न मजिस्ट्रेट होगा उसके सामने ले जाएंगे और कहेंगे कि हम मुंबई से आए हैं और ये जनाब है इनको फलाने फलाने केस के अंदर अरेस्ट करके ले जा रहे हैं। नागौर का मजिस्ट्रेट उसको परमिशन देगा, फिर वो वहां से जाके मुंबई में जो कंसर्न मजिस्ट्रेट होगा उसके सामने ले जाएगा। इसके अलावा ये है कि अगर वो नहीं भी ले जाते हैं तो 24 घंटे का जो वक्त होता है इसके अंदर आपको अगर मजिस्ट्रेट के सामने प्रोड्यूस नहीं किया गया तो आप जो है एक तो हाई कोर्ट में जो है हेबियस कॉर्पस फाइल कर ही सकते हैं। वो एक सबसे बड़ा आपका फंडामेंटल राइट है। 6 तरह की अपने कॉन्स्टिट्यूशन में 6 तरह की अलग अलग रेट मेंशन है। उसमें जो सबसे इम्पोर्टेंट और जो मैं मानता हूँ जिसको वो हेबियस कॉर्पस है, वही आपको अधिकार देती है कि आपको पुलिस या कोई भी लॉ एंड ऑर्डर एजेंसी जो है 24 घंटे से ज्यादा अरेस्ट नहीं रख सकती। रखने के बाद आप हेबियस कॉर्पस फाइल कर सकते हैं। इसका कॉन्सिक्वेंस क्या होगा यदि अगर पुलिस वाले नहीं करते हैं तो? देखिए कॉन्सिक्वेंसेज में क्या है कि अलग अलग तरह के कानून है। अगर आपको इलीगली पुलिस अरेस्ट तो नहीं, अगर आप इलीगली डिटेन कर लेती है पुलिस तो उसमें आपकी सिविल रेमेडीज है, आप कंपनसेशन भी सीख कर सकते हैं। और जो डिपार्टमेंट जो पुलिस के ऊपर जो कार्रवाई की मैं समझ रहा हूँ आप मुझसे उसमें सवाल पूछना चाह रहे हैं, तो उसके अंदर डिफरेंट डिपार्टमेंटल कंप्लेंट्स होती है, वो भी की जा सकती है कि कोई भी पुलिस अधिकारी किसी भी तरीके से अगर गलत व्यवहार कर रहा है तो उसके लिए एक पर्टिकुलर रेमेडी अलग अलग कानून में दी हुई।
थैंक यू। जी और कोई सवाल हो किसी का? सर मेरा सवाल एक ये है, आपने बताया था कि दो तरह की शिकायत होती है, एक होती है एफआईआर, एक होती है एनसीआर। जी तो जैसे हमने एफआईआर करवाई तो जी उसके कितने घंटे बाद तक पुलिस एक्शन लेती है, और अगर नहीं लेती है तो हम कितने घंटे इंतजार करें और उसके बाद हम पुलिस की शिकायत करें या कार्रवाई आगे बढ़ाएं? और और मेरे यही से बात सवाल एनसीआर की है। ये सवाल अपने आप में बहुत मेरे ख्याल से इनकम्प्लीट है, अधूरा है। जैसे मान लीजिए अगर आपने एफआईआर एक बार दर्ज हो जाती है तो जी पुलिस जो है अपने हिसाब से अपने प्रोटोकॉल और अपने तरीकों के हिसाब से अलग अलग तरह के एक्शन लेती है। लेकिन अ, आप किस तरह के एक्शन की बात कर रहे हैं उस सवाल में समझना चाह रहा हूँ। जैसे आमतौर से कोई लड़ाई झगड़ा हुआ है जी तो सामने वाले ने सामने वाले को मार दिया हम्म, या किसी तरीके से चोट पहुंचाई हो, जी अब एफआईआर हो गई, उसके बाद भी मारने वाले को जेल में नहीं लेकर के गए हैं, तो कब तक इंतजार किया जाए या कब तक एक्शन ले? उसमें उसमें आप ये भी कर सकते हैं कि अगर एक बार एफआईआर रजिस्टर होने के बाद आप एक कंप्लेन मजिस्ट्रेट को भी दाखिल कर सकते हैं। और जैसे मैंने थोड़ी देर पहले इस जगह का बताया था, और उस जगह आप जनरली जब किसी भी तरीके की कोई घटना होती है और स्पेसिफिकली जब मार पिटाई की, तो पुलिस का जो रोल मैंने देखा या जो होता है वो ये है कि पुलिस दोनों जो दल होते हैं दोनों गुटों को पाबंद कर देती है कि आप एक दूसरे के खिलाफ शांति बनाए रखेंगे। और फिर भी कोई घटना होती है तो उसके लिए आगे एक और एफआईआर या उसमें और भी आपराधिक मामले दर्ज किए जा सकते हैं। देखिए आपको लगता है कि उनके खिलाफ कार्रवाई नहीं हो सकती है तो आप इस संबंध में मजिस्ट्रेट के सामने पेश हो सकते हैं। तो उसमें अलग अलग तरह के कानूनी प्रावधान है, इसके लिए कोई वक्त नहीं है। आपने आज एफआईआर की है तो आप एक रीजनेबल टाइम मान लीजिए कि शाम तक या चौथी तक अगर आपको लग रहा है तो आप पेश हो सकते हैं अगले दिन मजिस्ट्रेट के साथ। अस्सलाम वालेकुम। बोलो। इदरीस भाई, मेरा सवाल है कि हाल ही में अभी एक न्यूज़ एंकर ने बहुत गलत नाजेबा कलिमात कहे एक बुजुर्गान दीन के खिलाफ, और देश भर में मुसलमानों ने 300-400 जगह वो पुलिस थाने गए, अपनी कंप्लेंट ले गए, पुलिस ने उनके ऊपर एक मोहर लगाई और उनको एक नंबर डाल के दे दिया। हम जानते हैं कि ये एनसीआर है। ऐसी सिचुएशन में जबकि इंसान आमादा हो इस बात पे कि नहीं एफआईआर ही कायम कीजिए, एनसीआर नहीं, इसकी क्या सूरत है कि एक सिविलियन ये इंश्योर कर पाए कि उसकी रिपोर्ट एनसीआर में नहीं एफआईआर में दर्ज हुई है? और वैसे तो ये जो थानाधिकारी होता है उसका डिस्कशन होता है कि वो किस चीज़ को एफआईआर में तब्दील करे या नहीं करे। बेसिकली एक एफआईआर करना एक किसी भी थानाधिकारी के लिए बहुत ही सरदर्द का सवाल है। सर एफआईआर दर्ज कर लीजिए, फिर उसकी तफ्तीश कीजिए, फिर वही रिपोर्ट आपको हर साल नेशनल क्राइम ब्यूरो रिकॉर्ड में आपको दिखेगी कि पुराने क्षेत्र में इतने एफआईआर हैं, फलाने क्षेत्र में इतनी तरह के अपराध है। तो पुलिस कभी कभी एफआईआर दर्ज करने से दूर भी भागती है। तो जो आप बता रहे हैं कि एक सादे पन्ने पे आपने कंप्लेन लिख के दी और उस पर पुलिस ने ठप्पा लगा के दे दिया, वो दरअसल डेली डायरी के नंबर होते हैं जिसका मैंने थोड़ी देर पहले जिक्र किया था। वो एनसीआर भी नहीं है। इसका मतलब है कि पुलिस ने कंप्लेन ले ली है और उसके बाद वो देखेंगे वो एफआईआर दर्ज करते हैं नहीं करते हैं। उस सूरत में आपके पास दो तरीके और हैं। अगर पुलिस इस वक्त एफआईआर दर्ज नहीं करती, आप एसपी के पास जा सकते हैं। एसपी को अपनी पूरी सर आपकी आवाज थोड़ी साफ नहीं आ रही है सर। हेलो। हाँ जी, आपकी आवाज साफ नहीं आती, बाकी साफ आ रही है सबकी। हेडफोन लगाइए, हेडफोन से बात किया कीजिए। जी हेडफोन है लेकिन आपकी तो आ रही है, सर की नहीं आ रही है। थोड़ा करीब कर लीजिए माइक इदरीस भाई, माइक को करीब कर लीजिए। कुछ बेहतर है आवाज या और मैं चेंज करूं? हाँ ठीक है, करीब कर लीजिए जी सर, शुक्रिया। ठीक है या मैं फिर से चेंज करूं? हाँ ठीक है। हाँ, तो अगर आप पुलिस आपकी एफआईआर दर्ज नहीं करती है तो आप सुपरिटेंडेंट ऑफ पुलिस एसपी के सामने हाजिर हो सकते हैं। और जैसे शहरों में वही रैंक डीसीपी होती है, आप डीसीपी के पास जा सकते हैं। फिर जयपुर और जोधपुर में कमिश्नर होता है, एसपी नहीं होता है। तो आप अपने एरिया के डीसीपी के पास जाएंगे तो उनको आप अपनी मुश्किलात बताएं और वो अपने जो कंसर्न थानाधिकारी होगा उनको डायरेक्ट करेंगे कि इस पर एफआईआर करो। अगर ये भी नहीं होता है तो आप मजिस्ट्रेट के सामने जाके ये चीज़ एक आवेदन दे दें कि मैंने थानाधिकारी को कांटेक्ट किया, ये मेरा मुश्किलात हैं, उस पर उन्होंने एफआईआर दर्ज नहीं की, आप डायरेक्ट करें तो मजिस्ट्रेट देखेगा और
जो भी थानाधिकारी का उसको कह देगा कि इसको एफआईआर दर्ज करके इस पे आगे तफ्तीश शुरू की जाए। भाई सवाल नहीं पूछना है तो माइक बंद कर दीजिए। अस्सलाम वालेकुम। मेरा सवाल ये है कि क्राइम की बेसिक डेफिनेशन क्या है? जिस तरह इन्होंने बताया पहले कि किसी की मानसिकता होती है क्राइम करने की, तो किसी को किसी ने मार दिया ये तो क्राइम भी समझ में आता है, मगर अब वही पुलिस रिश्वतें लेना और इस तरह के कुछ वर्दी के साथ भी कुछ काम होते हैं इस तरह, तो ये क्राइम के अंदर जैसा पुलिस भी तो पूरा डिपार्टमेंट है, इनके अंदर भी 50 से ज्यादा फीसद लोग ऐसे होंगे जो रिश्वतों का लेन देन करते हैं, तो ये क्राइम के अंदर क्यों नहीं काउंट किया जाता? जिस तरह आपने बताया कि सर्वे हुआ और किसी कम्युनिटी के बारे में कहा गया कि ये इनकी मेंटेलिटी ऐसी होती है, तो फिर ये सर्वे वर्ल्ड लेवल के ऊपर कौन से मुल्क की पुलिस कितना रिश्वतखोर है, इसके हवाले से भी कुछ बताएं आप। देखिए, जो क्राइम की डेफिनेशन है वो अलग अलग कानून में अलग अलग चीजों को लेके गई है। जो बेसिक एक कोड है जिसको आईपीसी ताजीरात हिंद या इंडियन पीनल कोड कहते हैं, उसमें ये 1860 का कानून है, इसमें बेसिक सारे कानून की डेफिनेशन लिखी हुई कि ये कानून जैसे मान लीजिए चोरी है तो चोरी क्या है, उसके तफसील से लिखा हुआ कि चोरी किस हद में ही चोरी होगी, और अलग अलग तरह के कानून है। मान लीजिए कि बिजली है तो बिजली की चोरी भी अपने आप में एक अपराध है, लेकिन चूंकि 1860 में बिजली नहीं थी तो 1910 में एक कानून लाया गया, उसके लिए अलग कानून है इलेक्ट्रिसिटी एक्ट, जिसमें ये कहा गया है कि बिजली की चोरी करना भी एक कानूनी अपराध है। तो वक्त के साथ बहुत सारी चीजें बदलती गई तो उसमें उनके कानून भी आते गए। माने कि जब इंटरनेट बहुत इंडिया में लेट आया तो 2000 का एक कानून है इंफॉर्मेशन टेक्नोलॉजी एक्ट, उसमें अलग अलग धाराएं हैं जो बताती है कि इंटरनेट या साइबर क्राइम क्या क्या है, उनके लिए अलग अलग अपराध है। तो ये नहीं कहा जा सकता कि किसी भी तरह के क्राइम जो होता है हमारे आंखों में उसके लिए कानून नहीं। फॉर एग्जाम्पल आपने कहा कि रिश्वत के लिए नहीं है, इसलिए रिश्वत लेना बिल्कुल एक आपराधिक एक्ट है, एक ऑफेंस है, और इसके लिए अभी अलग अलग कानून है। और ऐसा नहीं है कि जो पुलिस अगर कोई भी पुलिस अधिकारी रिश्वत लेता है तो उसके खिलाफ कार्रवाई नहीं होती है। हम देखते रहे हैं आए दिन कि अलग अलग जो कंसर्न अथॉरिटी थी है वो कोई भी सरकारी कर्मचारी द्वारा रिश्वत मांगे जाने या लिए जाने के ऊपर कार्रवाई करती है और इनके ऊपर बिल्कुल कार्रवाई होती है। और ये जो आपने सर्वे का पूछा, खैर अभी पर्टिकुलरली मेरे ध्यान में नहीं है, लेकिन आई एम श्योर ऐसा कोई सर्वे होगा जो ये बता रहा होगा कि किस देश की पुलिस कितनी दक्ष है और उनके लिए अलग अलग पैमाने भी जारी होते हैं। एक स्टडी मेरी नजर में है, लेकिन मुझे चूंकि उसकी अभी एकदम इसका जानकारी याद नहीं है तो मुझे मुनासिब लगेगा कि मैं नहीं बताऊं। मैं आपको बाद में एक लिंक शेयर कर दूंगा उसके रिगार्डिंग, आप उसको पढ़िएगा और मैं भी उसको कोशिश करूंगा अगले जब भी कभी बातचीत होगी तो उसको डिटेल में बताने की। जी, और कोई सवाल होगा? यस, अस्सलाम वालेकुम जी। इद्रिस भाई, आपसे ये मालूम करना था कि जैसे अभी हजरत बता रहे थे कि ऑनलाइन एफआईआर जो होती है उसके हवाले से बता रहे थे, तो मैं पूछना ये चाह रहा था कि आपने बताया कि हम जब किसी मतलब पास के थाने में हम जा रहे हैं, वहाँ पे हमने कंप्लेंट कराई, वो एज ए एप्लीकेशन उसको लेते हैं या एज ए एनसीआर उसको लेते हैं। सो अगर हम उसके बजाय ऑनलाइन एफआईआर करते हैं तो वो कहाँ तक पहुँचती है, मतलब उसका क्या, उसकी हकीकत क्या होती है? मैं देखो आपको एक चीज बहुत क्लियर बता देता हूँ सभी लोगों को कि ऑनलाइन एफआईआर इंडिया में कहीं भी दर्ज नहीं होती है। कोई भी पुलिस या कोई भी राज्य की पुलिस की वेबसाइट पर जाएगा तो वहाँ पे दो तरीके के ऑप्शन होते हैं। एक होता है कि गुमशुदा या कोई चीज लॉस्ट एंड फाउंड की रिपोर्ट, माने आपकी चीज कुछ खो गई है, आपको कोई चीज मिली है। ये ऑनलाइन इसलिए किया गया कि इस दौर में बहुत सारी ऐसी चीजें खो जाती है जिनको खोने पे दिक्कत होती है। जैसे फॉर एग्जांपल आपका मोबाइल खो गया तो कोई और मिसयूज ना करे तो आप फटाफट से ऑनलाइन एफआईआर दर्ज करवा सकते हो, एफआईआर नहीं सॉरी उसकी लॉस्ट एंड फाउंड रिपोर्ट दर्ज करा सकते हैं। और दूसरे ये होती है कंप्लेन, माने आप उसको शिकायत के रूप में भेज सकते हैं, वो संबंधित थानाधिकारी के पास चली जाएगी, वो एफआईआर दर्ज करे ना करे वो अपना डिस्क्रिप्शन मान लेते हैं। हालांकि एफआईआर रजिस्टर करना मैंडेटरी है। तो ऑनलाइन एफआईआर नहीं होती है। आपने कभी कोई गूगल वगैरह पर कोई आर्टिकल भी पढ़ा होगा तो वो थोड़ा सा ढंग से नहीं लिखा हुआ है। ऑनलाइन एफआईआर इंडिया में किसी भी राज्य की पुलिस नहीं करती है। पुलिस आपको एफआईआर दर्ज कराने के लिए
संबंधित थाने में ही जाना होगा और जो मैंने अभी प्रोसेस बार बार बता रहा हूँ उसी प्रोसेस को ही फॉलो करना पड़ेगा। तो इधर भाई उसमें एक बात ये पैदा होती है कि जैसे फिर ये ऑप्शन क्यों दिए रहते हैं? जैसे मान लीजिए आपने बदला वाहन चोरी का एक अलग से ऑप्शन रहता है, आपको जनरली कोई ऐसे रिपोर्ट पहुंचानी है पुलिस तक उसके लिए अलग होता है, और कम कायदा शिकायत रजिस्ट्रेशन पंजीकरण के नाम से एक ऑप्शन होता है। तो ऐसा क्यों करते हैं? फिर इसका मतलब ये झांसा देते हैं क्या? देखिए अजय, क्या होता है कि वाहन चोरी अपने आप में ना एक बहुत ही आज के टाइम में एक तो बहुत ज्यादा फ्रिक्वेंटली भी होता है, और वाहन चोरी के साथ ये दिक्कत है कि अगर मैंने कहा अब मेरा व्हीकल चोरी हो गया है तो उसकी मुझे इमीडिएटली रिपोर्ट मिल जाती है, फिर वो मुझे इंश्योरेंस या अलग अलग क्लेम में देनी होती है, तो उसके लिए बहुत एक सिटीजन की बेसिक सुविधा के लिए है। लेकिन चूंकि एफआईआर अपने आप में एक बहुत ही मजबूत लीगल डॉक्यूमेंट है, एक एफआईआर रजिस्टर होने के बाद में मजिस्ट्रेट और पुलिस का उसमें बहुत रोल बढ़ जाता है। तो एफआईआर ऑनलाइन से परेशानी मेरे ख्याल से, देखिए परेशानी का भी सबब है। मान लीजिए मैंने कुछ एक झूठ मूठ की कहानी ऑनलाइन लिख दी और उसका मुझे एफआईआर नंबर मिल गया, तो पुलिस के पास जब वो एफआईआर मान लीजिए आई, पुलिस ने उसको छानबीन की, फिर पता चला है तो बिल्कुल ही साफ तरीके से बिल्कुल कोई बनी बनाई कहानी लिखी हुई है, फिर उसको पुलिस को अलग अलग तरह के डॉक्यूमेंट्स लिख के आपको उनको बताना पड़ेगा कि ये जो ऑनलाइन एफआईआर हुई है ये बिल्कुल सही नहीं है। तो ऑनलाइन एफआईआर करना अपने आप में परेशानी का सबब हो सकता है, तो इसलिए भी नहीं किया जा सकता, ये पुलिस का मानना है। और जो सिविल राइट्स ऑर्गेनाइजेशन उनका मानना है कि एफआईआर ऑनलाइन रजिस्टर करने से जो थाने में एक डिस्क्रिप्शन, जो थाने के अफसर का डिस्क्रिप्शन होता है उसको भी खत्म किया जा सकता है। तो इससे एक तरीके की डिबेट भी जारी है, और मेरे ख्याल से आने वाले वक्त में हम शायद देखेंगे कि ऑनलाइन एफआईआर एक टूल हो जाएगा। लेकिन अभी ऑनलाइन एफआईआर इसलिए नहीं की जा रही है कि जो पुलिस का आर्ग्यूमेंट रहता है कि किसी भी चीज को बिना सोचे समझे एफआईआर के रूप में दर्ज करना एक बड़ी परेशानी का सबब बन सकता है। क्या एफआईआर के थाने चेंज कराए जा सकते हैं? मान लीजिए कश्मीर में एफआईआर है तो क्या वो मध्य प्रदेश में ट्रांसफर हो सकती है? हाई कोर्ट और सुप्रीम कोर्ट को पावर है कि वो किसी भी, देखिए एफआईआर ट्रांसफर नहीं होती है, एफआईआर वहीं रहती है। उसका जो जिस मजिस्ट्रेट के सामने जो ट्रायल चल रहा था वो चेंज हो जाता है। और जैसे कि आप मान लीजिए फॉर एग्जांपल जम्मू कश्मीर में किसी चीज़ के ऊपर एफआईआर हुई है, तो जाहिर सी बात है उसका केस जम्मू कश्मीर में ही चलेगा। लेकिन उसमें बहुत सारे कारण होते हैं कि जैसे अगर फॉर एग्जांपल आपको याद होगा कि कठुआ गैंग रेप का केस था, उसमें वो जो ट्रायल था उसको जम्मू से हटा के पठानकोट में शिफ्ट कर दिया गया था। और ऐसे बहुत सारे केसेस हैं, उसमें अगर आप एक्यूज हैं तो आप अपनी तरफ से भी मांग सकते हैं कि मैं एक केस का जो ट्रायल है इस स्टेट से दूसरे स्टेट में कराना चाहूंगा। फॉर एग्जांपल आपको याद होगा राजसमंद में अफराजुल हत्याकांड हुआ था शंभू रेगर द्वारा, तो उसमें जो अफराजुल की वाइफ है उन्होंने सुप्रीम कोर्ट में अर्जी दी कि जो इस अफराजुल की डेथ का जो केस है वो आप बंगाल ट्रांसफर कीजिए। उसमें एक सूरत मेरे ख्याल से आपका सवाल इस तरीके से भी हो सकता है कि आपको लगता है कि क्या आप उसमें थाना बदलवाना था, थाना के माने जो इन्वेस्टिगेशन ऑफिसर और थानेदार हैं वो भी होता है, जिसको हम जनरली सीबीआई की मांग कहते हैं कि जब कोई अपराध कमिट होता है उसकी एफआईआर हो जाती है और हमको लगता है कि जो लोकल पुलिस है या जो स्टेट पुलिस है वो ढंग से काम नहीं कर रही, तो उसमें लोग सीबीआई की डिमांड भी करते हैं। उसके अलावा पुलिस कोर्ट्स के पास पावर है कि उसमें वो इन्वेस्टिगेशन ऑफिसर को भी बदल सकती है और उस पर्टिकुलर केस की जिम्मेदारी किसी पर्टिकुलर पुलिस ऑफिसर को दे सकती है। तो दोनों ही बातें आप उसका क्रिमिनल ट्रायल कहीं और भी करवा सकते हैं, वो सुप्रीम कोर्ट के पास, आप हाई कोर्ट के पास पावर होती है, आप उसमें अगर आप आवेदन एप्लीकेशन लगाएंगे तो वो हो जाता है। इद्रिस भाई थोड़ा सा महिलाओं को लेकर क्लियर कर दीजिए, उनको क्या एक्स्ट्रा प्रिविलेज है पुलिस थाने में महिलाओं को? जी ये पॉइंट मेरे ख्याल से मेरे से मैं बताना रह गया था। एक चीज लोगों को समझना बहुत जरूरी है कि एक अपने आईपीसी में एक पूरा चैप्टर है जो कहता है ऑफेंसेस अगेंस्ट वुमेन, यानी कि महिलाओं के प्रति जो अपराध होते हैं। आपको ये चीज समझनी होगी कि पुलिस उसमें आज के वक्त में बहुत ज्यादा सेंसिटिव है, और उस मामले में जब भी महिला के प्रति कोई अपराध होता है तो उसमें उसकी एफआईआर जरूर रजिस्टर करती है, और वैसे भी एफआईआर रजिस्टर करना मैंडेटरी है। उसके अलावा जो सबसे इम्पोर्टेंट चीज है वो ये है
कि किसी भी सूरत में अगर महिला के प्रति कोई अपराध हुआ है तो पुलिस उसमें महिला का नाम पब्लिक या कोर्ट में उजागर नहीं करती, माने कोर्ट में इस तरीके से उजागर नहीं करती कि वो लोगों को पता चल जाए, मजिस्ट्रेट को पता होता है, वकील को पता होता है। दूसरा उसमें सबसे इम्पोर्टेंट चीज है कि मान लीजिए किसी भी महिला के प्रति कोई अपराध हुआ है तो महिला को ये प्रूव करने की जरूरत नहीं है कि उसके हुआ है, ये उस इंसान को प्रूव करना पड़ेगा जिसके खिलाफ ये केस है। माने कि अगर कोई महिला ये क्लेम करती है कि उसके ऊपर रेप संबंधित कोई अपराध दर्ज हुआ है तो जो आरोपी है उसको ये साबित करना होगा कि उसने ऐसा नहीं किया। माने जनरली जो हमारे कानून में व्यवस्था है वो ये है कि जिस किसी के ऊपर भी अपराध दर्ज होता है तो जो बर्डन यानी कि जो भार होता है उसको साबित करने का वो पुलिस के ऊपर होता है या जो कंप्लेंट दर्ज कराता है उसके ऊपर होता है। लेकिन जो ऑफेंसेस अगेंस्ट वुमेन है और कुछ ऐसे अलग और भी कानून है जिसमें जो आरोपी होता है उसको ये साबित करना होता है कि मैंने ऐसा नहीं किया, नंबर 1। नंबर 2, हर थाने में या हर थाने क्षेत्र में जब तक हर थाना क्षेत्र में कुछ महिला से रिलेटेड पुलिस थाने हैं और हर थाने में एक महिला हेल्प डेस्क जरूर होती है, आप वहाँ पे कांटेक्ट कर सकते हैं। वो स्पेसिफिक महिला संबंधित अपराधों के लिए ही बनाई गई है। और एक कुछ देर पहले मैंने बताया था कि जो फैमिली डिस्प्यूट होते हैं जो मियाँ बीवी के जगह होते हैं उनमें भी पुलिस का आजकल काफ़ी अहम रोल है, तो आप वहाँ चाहें तो उसकी इन चीज़ों के लिए वहाँ पे भी कांटेक्ट कर सकते हैं। और इनके अलावा राज्य और राष्ट्रीय महिला आयोग भी है, आप राज्य और राष्ट्रीय महिला आयोग में भी अपनी किसी भी तरह की समस्या को लेके वहाँ पे एक आवेदन डाल सकते हैं। इनके पास पूरा पावर होता है कि आपके हर तरीके की समस्या सुनने के लिए और उसका निवारण करने के लिए हर तरह की कोशिश करते हैं। चलिए, बहुत शुक्रिया इदरीस भाई जी। देशद्रोही का जो मुकदमा है कि किसी के ऊपर कोई कर सकता है या इसके लिए भी कुछ चीजें होती हैं? प्लीज अपना क्वेश्चन वापस दोहराएं। ये देशद्रोही का जो मुकदमा है ये कोई भी किसी के ऊपर कर सकता है या कि कोई ऐसी गलती किसी ने की हो तब उसके ऊपर कोई कार्रवाई कर सकता है या देशद्रोही का मुकदमा दर्ज कर सकता है? आप देशद्रोह के मुकदमे के बारे में बात कर रहे हैं? यस। देखिए, आप एक चीज समझनी होगी, मेरे ख्याल से देशद्रोह नाम की कुछ चीज नहीं होती है कानून में, उसको राजद्रोह कहा जाता है। सेडिशन 124 से सेक्शन होता है। अच्छा। और अलग अलग कानून जैसे ट्रीजन है और वो है जो देशद्रोह की श्रेणी में आता है। तो सेडिशन जो है वो बेसिकली एक अंग्रेजों के दौर का कानून है, जब अंग्रेजों ने कहा कि हमारी जो भी मुखालफत करेगा वो सेडिशन में आएगा। माने कि आप सरकार की मुखालफत नहीं कर सकते। सेडिशन बेसिकली कहता है कि अगर आप चुनी हुई सरकार के खिलाफ मुखालफत करोगे तो आपको सेडिशन का चार्ज लगेगा। तो इसमें कंप्लेन कोई भी हो सकता है, पुलिस अपने से भी कर सकती है और इससे कोई शिकायतकर्ता भी हो सकता है। और क्योंकि 1962 का एक कानून है जिसमें ये कहा गया है कि राजद्रोह का मुकदमा तब तक दायर नहीं होना चाहिए, तब तक दर्ज नहीं होना चाहिए जब तक कि उसमें किसी भी तरह की हिंसा ना भड़की हो। माने कि मैंने ऐसा कोई भाषण दिया और उसके आसपास के एरिया में हिंसा भड़क गई, तभी किया जा सकता है। लेकिन ये कोर्ट और अलग अलग ऑर्गेनाइजेशन, सिविल राइट्स ऑर्गेनाइजेशन ने माना है कि राजद्रोह के मुकदमे का बहुत ज्यादा दुरुपयोग भी हुआ है और बहुत वक्त के साथ इस सेक्शन को, इस पूरे धारा को हटाने की भी मांग चलती आ रही है। शुक्रिया। चलिए इदरीस भाई, एक सवाल चैट में आया है कि क्या सूरज निकलने से पहले या सूरज डूबने के बाद क्या औरत को गिरफ्तार नहीं किया जा सकता? इस तरह का भी कोई प्रोविजन है? जी, इस तरह का बिल्कुल प्रोविजन है और सुप्रीम कोर्ट ने भी इस कानून को बाकायदा अपने डिफरेंट जजमेंट के थ्रू कहा है। और सीआरपीसी जो कि गिरफ्तारी और क्रिमिनल लॉ का जो प्रोसीजर बयां करता है उसमें ये है कि किसी भी महिला को सिर्फ महिला अधिकारी द्वारा ही गिरफ्तार किया जा सकता है, नंबर 1। और दूसरा ये है कि जो शाम का वक्त होता है, दरअसल ये इससे भी हुआ कि एक वक्त में ऐसा भी दौर था कि किसी महिला को थाने में ले जाया जाता और उसके साथ भी बदसलूकी होती थी। और इस दौर में ये कहा गया कि जब किसी भी महिला को आपको गिरफ्तार करना तो उसको दिन के समय में गिरफ्तार कीजिए, रात में नहीं कीजिए। अगर आपको लगता है उसकी गिरफ्तारी जरूरत है तो उसके लिए अलग अलग प्रोविजन हैं, लेकिन अमूमन तौर पे उसकी गिरफ्तारी दिन में ही हो, सूर्यास्त के सनसेट के बाद में, सनराइज के पहले, उस जो रात का वक्त होता है उसमें नहीं है। और इसमें एक जो सबसे बड़ा
चीज देखने वाली ये है, किसी भी महिला की गिरफ्तारी करते हो, किसी भी एक महिला अफसर का होना उस पर बहुत जरूरी है। चलिए, बहुत शुक्रिया इदरीस भाई। मैं उम्मीद करता हूँ कि तमाम लोगों को इत्मीनान बख्श मालूमात मिली होगी। बहुत शुक्रिया, आपने बड़ी मेहनत से तमाम चीजें समझाई। अब एक गुजारिश तो आपसे ये है कि आपने जो चीजें समझाई हैं हमें, इसको समरी में जरा सा आप एक बार रिटर्न में भी दे दें, ताकि वो आर्टिकल हम लोगों के काम आए। और मजहबी तबके को इन तमाम चीजों की बड़ी जरूरत रहती है, तो उसको इंशाल्लाह हिंदी में मेरे ख्याल से एक चीज जो सब लोगों को करनी चाहिए वो ये है कि हमारे कानून 1987 में कानून आया था, लीगल सर्विसेज अथॉरिटी एक्ट। तो इसमें ये है कि हर मतलब ब्लॉक लेवल से लेके डिस्ट्रिक्ट और स्टेट और नेशनल लेवल पे लीगल सर्विसेज अथॉरिटीज होती है। तो जैसे कि मान लीजिए जो आपका टीटवाना ब्लॉक है, वहाँ पे एक लीगल सर्विसेज अथॉरिटी है जिसको तालुका लेवल ब्लॉक लीगल सर्विसेज अथॉरिटी कहते हैं। ये वक्त मतलब टाइम टू टाइम ये एक ऐसे कोर्सेज चलाती है जिनको कहते हैं पैरा लीगल वॉलंटियर्स के कोर्सेज। मतलब वो लोगों को कानून के प्रति जागरूक करते हैं। ये कोर्सेज कोई भी इसमें एनरोल करवा सकता है अपने आप को। मतलब ये एक तरीके की ट्रेनिंग होती है, इसमें जजेस और लॉयर्स मिलके आपको कानून की बेसिक ट्रेनिंग देते हैं। कोई भी इसमें पर्टिकुलर स्कूल से लेके कॉलेज और काम करने वाले लोग भी इसमें शामिल हो सकते हैं। इससे कानून की बहुत बेहतर जानकारी भी मिलती है और इसके साथ आपको कोर्ट और जेल और इन तरह की इंस्टीट्यूशन को भी समझने में आसानी होती है। तो आप इनको भी ज्वाइन करें। और इसी साथ मैं कोशिश करूंगा कि एक शॉर्ट डॉक्यूमेंट आपके साथ शेयर करूं, जिससे आपको कानून की जो बहुत बेसिक सी चीजें हैं वो आसानी से पढ़ने में समझ में आ जाए। बहुत शुक्रिया जी, इंशाल्लाह वो करते हैं। और तमाम भाइयों से भी गुजारिश है जो यहाँ पर शरीक हैं कि इस तरह के वर्कशॉप वगैरह ऑर्गेनाइज करने की कोशिश करें, इससे काफी फायदा होता है और आज के दौर में हमारे लिए जरूरी भी है। दूसरा, यहाँ जितने भी शोरका उन सबसे गुजारिश है कि बहुत सारे भाइयों के की आईडी पर नाम वगैरह नहीं लिखा हुआ है। तो चूंकि 2-4 दिन पहले हमारे साथ एक हादसा हो चुका है कि कुछ शरारती तत्व भी शामिल हो गए थे, फिर उन्होंने शरारत भी की थी, इसलिए उनसे गुजारिश है कि सब अपना नाम कम से कम लिख लें, तो ताकि हमें एडमिट करने में आसानी हो। और बस ये 2 बातें थी। उम्मीद करता हूँ कि तमाम भाइयों को पसंद आया होगा। अल्लाह रब्बुल इज्जत कबूल फरमाए। एक बार सबका बहुत शुक्रिया। ठीक है, तो देश भैया, अल्लाहुम्मा रब्बना तक़ब्बल मिन्ना इन्नका अंतस